यूनिट चल रही थी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव्स। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन की बुकलेट और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू पावर 15 हर्ट्ज़, तो न्यू इज इक्वल टू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज़ are incident on two photosensitive surfaces A and B. Following observations are recorded. आपके पास दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस A और एक सरफेस B। सरफेस A और सरफेस B, इन सरफेसेस में जो दो ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं वो है कि ऑब्जर्वेशन सरफेस A के लिए नो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस एंड सरफेस बी के लिए फोटो एमिशन टेक्स प्लेस बट फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव ज़ीरो एनर्जी। एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये बताना है। तो आप देखो कि यहाँ पर जो दो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो कैसे कैसे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलता है, यानी कि हमारे पास जो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर जिसको हम ई के कहते हैं उसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। हालांकि नेगेटिव हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो आप फोटोन डाल रहे हैं सरफेस पर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम है। इसलिए इस लिहाज से आप जानते हैं कि ई के इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू। जब एच न्यू की वैल्यू यानी कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है अगर उसकी वैल्यू डब्ल्यू से भी कम होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। उस केस में जो ई के होता है वो नेगेटिव होगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जो ई सफिक्स के है इसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो। और इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होता है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ज़ीरो। तो अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास जो है वहाँ से उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या इक्वेशन है कि हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये इक्वेशन होती है आपके पास। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप कहते हैं ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हो गया। और यहाँ पर जो ई की वैल्यू है दिस इज़ लेस देन ज़ीरो, इसलिए एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज़ लेस देन ज़ीरो। एच की वैल्यू तो 6.6 होती है। इसका मतलब यहाँ से अगर आप इसको हटा देंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट ये लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इसको उधर ले जाएंगे तो जो न्यू है वो लेस देन न्यू नॉट होगा। या आप यहाँ पर से कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हो उसकी वैल्यू जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस सरफेस के लिए है उससे कम है, इसलिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पा रहा। यानी इस सरफेस के लिए जो आप रेडिएशन डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कम है, इसलिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पा रहा है। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो इस सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट फॉर सरफेस ए, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी न्यू से, जो कि 10 टू पावर 15 हर्ट्ज़ यहाँ पर गिवन था, इससे ज़्यादा होगी। अगर आप लोग इतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाल देंगे, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये इससे निकल के आता है इसका ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात करेंगे सरफेस बी की, तो वहाँ से आप देख रहे हैं कि ई के इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से भी आप लोग बात करेंगे फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन
फॉर्मूला होता है हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है और इसकी वैल्यू ये होता है ई सफिक्स के। तो ई सफिक्स के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट ये हो जाएगा, और ई के गिवन है यहाँ पर 0, तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट 0 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन एच तो 0 होता नहीं है, इसलिए न्यू माइनस न्यू नॉट जो होगा ये 0 होगा। या जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है ये न्यू नॉट के इक्वल है। इसका मतलब इस सरफेस के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट फॉर सरफेस बी ये 10⁻15 हर्ट्ज़ है। ये कंक्लूज़न यहाँ से निकल कर आता है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर लिखा हुआ है हाउ विल द ऑब्जर्वेशन विद द सरफेस बी चेंज व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज़ डिक्रीज्ड। अब अगर यहाँ पर अभी आप लोग सरफेस बी पर 10⁻15 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग वेवलेंथ को डिक्रीज़ करेंगे, तो आप जानते हैं जब वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, न्यू माइनस न्यू नॉट की वैल्यू, क्योंकि न्यू नॉट 10⁻15 हर्ट्ज़ है और न्यू की वैल्यू आप बढ़ा दोगे, तो जो न्यू माइनस न्यू नॉट है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर जो होगा वो बढ़ जाएगा 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस बी से एमिट होना शुरू हो जाएंगे। आप लिखेंगे फॉर सरफेस बी, फॉर सरफेस बी। ये आप देख रहे थे कि जो न्यू नॉट बी था ये है 10⁻15 हर्ट्ज़, और जो आप लाइट डाल रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज़ एट प्रेजेंट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इफ़ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लैम्डा, इसको हम कम करते हैं, इट इम्प्लाइज दैट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू ये बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, जो न्यू होता है वो होता है सी अपॉन लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो उस केस में, इन दिस केस, जो ई के होगा जिसको हम एच न्यू माइनस न्यू नॉट कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ई के की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस केस में जो ई के होगा ये होगा ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब कि दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स with significant kinetic energy will be emitted from surface B। तो सरफेस बी से सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तब शुरू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लिखा है स्केच ए ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने जो डिस्कस किया था बिल्कुल ऐसे ही था, आपको ध्यान होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करना है उसके लिए पहले एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। आप लिखेंगे कि वी हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स
क्या होता है, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये होता है। और आप जानते हैं कि ई के इज इक्वल टू जो होता है ये ई वी नॉट भी होता है, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम लोग यहाँ से इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट कि ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आपको यहाँ से मिलेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई मल्टीप्लाइड बाई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। या तो ये मिल जाएगी इक्वेशन, ये आप जानते हैं कि एच न्यू नॉट जो होता है ये वर्क फंक्शन होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि और वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। ये इक्वेशन आप लोगों को मिल रही हैं। और कंपेयरिंग विद, अगर इन दोनों कंपेयर कर देंगे, क्योंकि आप देखिए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वाइज एम एक्स प्लस इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वी गेट स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस न्यू कर्व। जो स्लोप आएगा जिसको हम m कहते हैं, m की जगह पर आप देख रहे हैं कि h अपॉन ई लिखा हुआ है। तो m इज इक्वल टू एच अपॉन ई एंड दिस इज़ ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये होता है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्लोप की बात करेंगे तो चाहे कितने मेटल्स के लिए आप लोग स्लोप ड्रॉ कर लेंगे तो वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसकी बात कर नहीं रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेगेटिव इंटरसेप्ट की पोटेंशियल एक्सिस पर। तो आप देखिए यहाँ से जो सी मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ सी लिखा हुआ है या तो माइनस डब्ल्यू अपॉन ई या माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो आप लिखेंगे कि इंटरसेप्ट ऑन पोटेंशियल एक्सिस तो C इज इक्वल टू या तो माइनस डब्ल्यू अपॉन ई या माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो आप देख रहे हैं कि ये है जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ये या तो डब्ल्यू अपॉन ई या डब्ल्यू इज़ वर्क फंक्शन इसको रिप्रेजेंट करता है, या एच न्यू नॉट अपॉन ई इसको रिप्रेजेंट करता है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसका जो पार्ट बी है उसका आंसर क्या होगा। हालांकि इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिखा है ए सोर्स ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द कैथोड ऑफ फोटोसेल। तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि अगर आप लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी ली हुई है वो फोटोसेल के कैथोड की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ली हुई है, यानी कि जो न्यू की वैल्यू है वो न्यू नॉट से ज़्यादा है, तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। ई के इक्वल टू एच विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। तो न्यू की न्यू नॉट से ज़्यादा है तो ई के पॉजिटिव होगी, इसलिए वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। शुरू में जो सोर्स है उसकी डिस्टेंस 1 मीटर है फोटो सेल से। फिर लिखा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ फाउंड टू बी वी, यहाँ पर वी नॉट इज इक्वल टू वी गिवन है। फिर लिखा है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द कैथोड इज़ रिड्यूस्ड। अब हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं, तो एक्सप्लेन गिविंग रीज़न व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन द ए पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड बी पार्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये बात मैंने
आपको बताई थी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस को कम करते हैं तो जो इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगी। जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो आप जानते हैं कि इंटेंसिटी का जो इफ़ेक्ट होता है वो काइनेटिक एनर्जी पर तो होता नहीं है, ठीक है। यानी ई के अनचेंज रहेगा, क्योंकि ई के इज इक्वल टू होता है एच विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है तो ई के वही रहेगा। जब ई के वही रहेगा तो ई के इज इक्वल टू होता है ई वी नॉट, इसलिए वी नॉट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो आप जानते हैं इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो बढ़ जाएगी। आप लिखेंगे कि इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज़्यादा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वी नॉट है ये वी मिलता है। अब इसका ए पार्ट आप लिखेंगे कि आई इंटेंसिटी आई क्या होगी, इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग आर। अब ये नहीं कि मैंने कि पॉइंट सोर्स है कि लाइन सोर्स है तो हम वैसी बात करते, फिलहाल आर को कम कर रहे हैं तो जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। एंड नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन रेट ऑफ एमिशन बढ़ जाएगा, इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो इट इम्प्लाइज दैट कि जो रेट ऑफ एमिशन है वो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं कि जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इसलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई ये भी बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग पोटेंशियल के बारे में। शुरू में जो स्ट्रिंग पोटेंशियल था वी नॉट वो कितना था, वी ये था। और फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया कोई चेंज हुआ नहीं। तो आप जानते हैं कि ई के इज इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और जो ई के होता है ये होता है ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ड्यू टू नो चेंज इन न्यू, क्योंकि न्यू नॉट तो सरफेस के लिए कांस्टेंट है, तो जब न्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो ई के में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए वी नॉट में कोई चेंज नहीं होगा ड्यू टू नो चेंज in frequency of incident radiation nu ek and hence v naught is equal to v will remain same, ये remain constant। तो उसमें कोई भी चेंज आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लिखा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from the surface have the de Broglie wavelength lambda 1. Prove that lambda is equal to twice mc upon h
इंटू लैम्डा 1 स्क्वायर। तो आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपके पास ये एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, ये फोटो सेंसिटिव सरफेस। और इसका जो वर्क फंक्शन है वो नेग्लिजिबल है, यानी W कितना है, W 0 है। आप लोग इस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालते हो जिसकी एनर्जी होगी E, और उसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा, तो E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, ये इसकी एनर्जी होगी। जब आप लोग ये लाइट डालोगे यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इस फोटोन का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। सरफेस तक आने में W एनर्जी यानी वर्क फंक्शन की बराबर जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम करेगा और रिमेनिंग एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकल जाएगा। तो ई के, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी के कह रहे हैं यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, ये होता है एच न्यू माइनस डब्लू या एस सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्लू, ये इसको लेके बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। मैसिव पार्टिकल है, मान लीजिए कि इसका जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है स्मॉल m। जब ये बाहर निकल जाएगा, और आप जानते हैं कि जो मैसिव पार्टिकल होते हैं जब वो किसी भी हाई स्पीड से मूव करते हैं तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से वो वर्क करते हैं, बिहेव करते हैं एक वेव की तरह। तो ये एक वेव की तरह बिहेव करेगा, और इससे जो एसोसिएटेड वेव है इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी, ये गिवन है लैम्डा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो लैम्डा सफिक्स जी होता है ये होता है h अपॉन पी या h अपॉन एम वी या h अपॉन रूट 2m के, ये फार्मूला होता है। तो आप k की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा, बस। ओके, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो हो जाएगा ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू। यहाँ पर इसकी वेवलेंथ गिवन है इसलिए एस सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्लू, लेकिन वर्क फंक्शन 0 गिवन है इसलिए एस सी अपॉन लैम्डा माइनस 0। तो जो ई के है ये हो जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप के कह सकते हैं, ये ई के इक्वल होगा। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान सकते हो आप लोग। अब आप लिखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विथ फोटो इलेक्ट्रॉन। आप लिखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी, और आप जानते हैं अगर वी की वैल्यू पुट करेंगे रूट 2 के अपॉन एम तो एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रॉम 2, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जहाँ लिखा है लैम्डा डी वो हो जाएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम, और जहाँ लिखा है के ये होगा एच सी अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा।
अब आप लोग इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग, तो लैम्डा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m एच सी, और ये लैम्डा जो होगा ये चला जाएगा यहाँ पर। आप देखिए कि ये एक एच से एक एच ही कैंसिल हो जाएगा। आपको लैम्डा निकालना है इस क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू, देखो 2mc, तो ट्वाइस mc डिवाइडेड बाई, देखो ये h, तो अपॉन h और मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 1 स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 लिखा है कि स्टेट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में देखिए, इसके बारे में आप जानते हैं कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जब वो मोशन में होते हैं तो उनमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स मूव करते हैं वो एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई बॉल, कोई साइकिल जब मोशन में होगी तो उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होगी, और उसके ही बेस पर डी ब्रॉगली ने ये बताया था कि अगर कोई भी मटेरियल पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसकी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, और उसको हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, या अंडर रूट, या एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम के। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और यही जो हाइपोथेसिस है ये क्लियर करती है कि डुअल नेचर किस तरह से रेडिएशंस का हुआ करता है, कि रेडिएशंस कभी तो एक वेव की तरह बिहेव करते हैं और कभी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। तो फ़िलहाल जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है उसके बारे में आप लिखेंगे कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन हैव वेव नेचर आल्सो। ऑल materials particles, all material particles in motion have wave nature also, have wave nature also. Wavelength of the wave associated with moving material particle that is de Broglie wavelength lambda suffix d is equal to h upon p या h अपॉन एम वी या h अपॉन रूट ट्वाइस एम के, और k इज इक्वल टू क्यू वी भी होता है, तो एक फॉर्मूला होता है h अपॉन रूट ट्वाइस एम क्यू वी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर अपने ही वजह से किसी और वजह से अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका चार्ज क्यू देखें और उसको वी पोटेंशियल पर जब एक्सीलरेट करें तब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करे, ज़रूरी नहीं है। अपनी ही वजह से भी उसमें किसी और रीज़न से भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी है कि अगर वो न्यूट्रॉन है तो आप जानते हैं उसका क्यू ज़ीरो होगा, तो इस बात से मतलब नहीं है। अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी के है, उसका मास m है, तो भी उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव हो सकती है जिसको हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। तो चार्ज पार्टिकल का होना यहाँ पर कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लिखा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज़ ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड वाई। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है के, मान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप लिखेंगे कि लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बी के। ये जो के है ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों की इक्वल है। तो आप जानते हो फार्मूला लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिख दीजिएगा और यहाँ से आप देखिए कि एच अपॉन रूट ट्वाइस एम के। तो एच भी कांस्टेंट और ए भी के भी कांस्टेंट, तो जो लैम्डा डी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, ठीक है। तो रूट एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और आप जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए उससे जो एसोसिएटेड वेव होगी डी ब्रॉगली वेव, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो यही बात यहाँ पर पूछी जा रही है। आप लिखेंगे कि फ्रॉम लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी या एच अपॉन रूट 2m के। तो फॉर particles of same kinetic energy K, lambda suffix d is inversely proportional to root m। ये आप देख रहे हैं। सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये काफ़ी कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, इसलिए लैम्डा डी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ये काफ़ी ज़्यादा होगी लैम्डा डी एसोसिएटेड विद प्रोटॉन। तो ये आपका आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो डी ब्रॉगली वेव है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। यही पूछ रहे हैं कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो ये निकल के आ गया कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो डी ब्रॉगली वेव है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लिखा है टू लाइन्स ए एंड बी गिवन इन फिगर शोज़ द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन रूट वी, वेयर वी इज़ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस फॉर टू पार्टिकल्स कैरिंग द सेम चार्ज। चार्ज सेम है दोनों का, गिवन है। विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट्स ए पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास। तो इनमें से किसका मास कम है ये आप लोगों को निकालना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कर्व है हमारे पास लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन रूट वी के बीच में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर नेचुरल सी बात है कि जो लैम्डा लिखा है ना, ये लैम्डा डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी या एच अपॉन अंडर रूट 2m के या एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। तो यहाँ पर जो लैम्डा डी है उसको आप लैम्डा लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा कि इट इम्प्लाइज दैट कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी, क्योंकि ग्राफ जो प्लॉट किया है वो लैम्डा और 1 अपॉन रूट वी के बीच में प्लॉट किया हुआ है, इसलिए आप लिखेंगे कि h अपॉन रूट 2m क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन रूट वी, ये हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ लैम्डा अपॉन 1 अपॉन रूट वी, ये हो जाएगा h अपॉन
रूट 2m3, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये कहना है कि हमने जो दो प्लॉट किए हैं, कर्व ए और कर्व बी, जो हमारे पास दो ग्राफ हैं, उन पार्टिकल से चार्ज सेम है। तो आप लिखेंगे कि फॉर सेम चार्ज Q, तो यहाँ से S तो कांस्टेंट है ही, तो स्लोप ऑफ द कर्व लैम्डा अपॉन 1/√v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। ठीक है, अब आप यहाँ पर से देख रहे हैं कि जो दो ग्राफ दिए हुए हैं A और B, इसका स्लोप ज़्यादा है, थीटा भी ज़्यादा है और थीटा A कम है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसलिए इस पार्टिकल जो मास है, अगर इसका मास है m⁵b तो ये कम होगा और m⁵a जो होगा वो ज़्यादा होगा। आप लिखेंगे कि स्लोप ऑफ B, जिसको हम करें θ⁵b या tan⁡θb, एक ही बात है, ये ज़्यादा है स्लोप ऑफ A। थीटा कहें या tan⁡θ कहें तो ये ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम B, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका मास कम, तो मास ऑफ B इज़ लेस देन मास ऑफ A। और यही इस क्वेश्चन में पूछ रहे थे, आपसे पूछ रहे थे कि फॉर द टू पार्टिकल्स कैरिंग द सेम चार्ज विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास। तो जो पार्टिकल B है वो स्मॉलर मास के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है कि विद व्हाट पर्पस वाज द फेमस डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म्ड। तो आप देखते हैं, आप जानते हैं कि जो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसका पर्पस क्या था। उसका पर्पस ये है कि जो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट है ये शो करता है कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होती है, यानी कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसके वेव नेचर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट शोज़ वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। आप लिखेंगे इस बात को, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है 25 कि डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट shows the wave nature of moving electron। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है नेम द एक्सपेरिमेंट विच एस्टेब्लिशेस द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट है, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लिखा है इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट? टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स? तो आप जानते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इजिकल टू लैम्डा डी इजिकल टू H/P या H/mv
या h अपॉन रूट 2mk या h अपॉन रूट 2m/cv। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली wavelength of the wave associated with electron accelerated at potential difference v। तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को आप लेंगे तो आप लेंगे लैम्डा सफिक्स d इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्मॉल e इंटू वी। जब इन सब की वैल्यूज़ को आप पुट करोगे यानी 6.6 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 9.1 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻19 और इनटू पोटेंशियल वी और सॉल्व करोगे तो लैम्डा सफिक्स डी की वैल्यू आती है 12.27 अपॉन रूट वी इंटू 10⁻⁻10 मीटर। या आप कह सकते हो कि लैम्डा सफिक्स डी इज इक्वल टू जो आता है इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वो आता है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये फार्मूला है। अब आपके पास देखिए जो क्वेश्चन गिवन है उसमें जो v की वैल्यू गिवन है वो 100 गिवन है। अब आप लोग 100 वोल्ट लगाकर आप निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव है उसकी कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए v ये 100 वोल्ट गिवन है तो आप लेंगे फ्रॉम लैम्डा डी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट 100। तो 12.27 अपॉन 10 तो हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, 1.227 एंगस्ट्रॉम ये निकल के आ जाएगा। और आप जानते हैं कि ये कौन से रीजन में होता है, तो ये होता है एक्सरे में, तो एक्सरे रीजन में होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 144 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 144 वोल्ट। व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वेव लेंथ करस्पॉन्ड्स। तो आप बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे फ्रॉम लैम्डा डी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन 12.27 अपॉन रूट वी इतने एंगस्ट्रॉम, तो 12.27 अपॉन रूट 144 ये हो जाएगा। तो लैम्डा सफिक्स डी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 और ये हो जाएगा 12। जब सॉल्व करेंगे तो 1.0225 एंगस्ट्रॉम और आप जानते हैं कि ये निकल के आएगा एक्स रे रीजन में, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 64 वोल्ट ये गिवन है। व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स। तो आप जानते हैं बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला आपके पास है लैम्डा डी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो 12.27
अपॉन रूट 64 ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो लैम्डा डी एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 अपॉन 8 इतने एंगस्ट्रॉम, तो 1.53375 एंगस्ट्रॉम। और आप देखिए कि ये भी एक्स रे रीजन में आएगा निकल के। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।